हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे इस चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य की ओर। तो आप यहाँ पर राज्य के बारे में देखेंगे और साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो पहले मैं थोड़ी बहुत आधारभूत जानकारियां आपको दे देता हूँ। देखिए, राज्य क्या होते हैं। जैसे आपने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था, 16 महाजनपदों का विकास हो गया था लगभग 600 BC के आसपास। आपके 16 महाजनपद बनकर के तैयार हो गए थे। अब ये 16 महाजनपद आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में एक राज्य के तौर पर काम कर रहे थे। अ, ठीक है बा, राज्य के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन अब उसी में से कुछ ऐसे क्षेत्र आपके निकल करके आएंगे जो कि ज्यादा शक्तिशाली होंगे, और वह इतने शक्तिशाली होंगे कि वो बाकी के क्षेत्रों पर भी अधिकार करना शुरू कर लेंगे। तो वही राज्य जो बड़े होंगे, वही राज्य जिनका विस्तार होगा, वही राज्य जो बाकी के अन्य महाजनपदों पर अधिकार करके उन्हें अपने अधीन ले आएंगे, उन्हें आप बोलोगे साम्राज्य। तो उसी तरीके से एक आप साम्राज्य पढ़ोगे यहाँ पर, वो है मगध साम्राज्य। ठीक है। और मगध साम्राज्य की अगर आप बात करते हो तो मगध में अलग अलग वंशों का शासन हुआ था। वंश क्या होता है? वंश मतलब होता है कि पिता के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक कोई अन्य अन्य वंश का या फिर अन्य कुल का कोई व्यक्ति आकर के उस वंश को नाश नहीं कर देता है और अपने वंश की स्थापना वो नहीं कर देता है। तो ये वंश की परंपरा यहाँ पर चलनी आरंभ होगी। तो उसी वंश में अगर आप देखते हो तो आप सबसे पहले यहाँ पर पाओगे कि जो पहला वंश आपका मगध में आया था उसको आप बोलते हो हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद आता है आपका नंदवंश। नंदवंश के बाद आते हैं आपके मौर्य वंश। मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश के उपरांत आपका आता है शुंग वंश। शुंग वंश। तदुपरांत आपका आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश। और मध्य भारत वाले क्षेत्र में आपका आता है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है। तो ये सारे वंश जो आपके, जिनका विस्तार मगध वाले क्षेत्र तक रहेगा। लेकिन मगध की अगर आप बात करते हो तो मगध में प्योरली अगर कोई, अगर आप देखोगे तो वो हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, मौर्य वंश था और शुरुआती शुंग वंश था। जिनका केंद्रीय प्रशासन जो होता था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, शुरुआती शुंग वंश की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो आपके मगध वाले क्षेत्र से हुआ करता था। तो सबसे पहले आप देखिए हर्यक वंश। हर्यक वंश के अगर आप एम्पायर को देखेंगे तो हर्यक वंश का एम्पायर आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्षेत्र। ये जो इतना क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका हर्यक वंश। और अगर इसके कोर क्षेत्र की बात करते हो, जहां से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर केंद्रीय प्रशासन होता था, वो है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका मगध वाला क्षेत्र। इस मगध वाले क्षेत्र में जो आपकी कैपिटल मिलेगी पाटलिपुत्र, और उससे पहले एक कैपिटल थी आपकी राजगिरी। ये दो कैपिटल हैं। और यहां तक आपका विस्तार आपको देखने को मिलता है कहां पर? हर्यक वंश में। फिर उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो एम्पायर है वो थोड़ा सा आगे विस्तारित होता है और उज्जैन तक ये फैल जाता है, और यहां तक का एम्पायर मिल जाता है आपको शिशुनाग वंश का। अब शेषनाग वंश के बाद अभी देखिए, पहले ये छोटे से राज्य थे। अब राज्य के बाद अब ये साम्राज्य की तरफ बढ़ना आरंभ हो गया और धीरे धीरे साम्राज्य बनता चला जाएगा, मतलब इनका विस्तार होता चला जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर याद रखिएगा, इसके बाद आता है आपका नंदवंश। तो अब आएगा नंदा एम्पायर। अब नंदा एम्पायर को देखिए तो ये पहले वाले एम्पायर से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। इसका क्षेत्र का विस्तार ज्यादा लंबा हो गया है। तो यहाँ पर आपके गुजरात वाले क्षेत्र को अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर सूरत वाले क्षेत्र तक, और उसके बाद नीचे तरफ आएंगे तो मध्य भारत। मध्य भारत में जो एमपी वाला क्षेत्र आ गया, और यहाँ पर अगर आप उड़ीसा का तटीय क्षेत्र ले लेते हैं वो, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वो, और नेपाल के आपके तराई वाले क्षेत्र तक, ये पूरा क्षेत्र मिलाकर के आपका नंदा एम्पायर बन जाता है। तो इतना बड़ा क्षेत्र आपका नंदा एम्पायर का बना था। अब नंदा एम्पायर की अगर आप बात करते हैं तो यहीं पर अगर आप देखोगे तो इसके आगे आपका सिकंदर नहीं बढ़ पाया था महापद्मनंद के शासन के दौरान। महापद्मनंद का क्षेत्र जो रहेगा वो यहां तक विस्तारित हो जाएगा।
ठीक है बात। अब देखिए यहाँ पर नदियां बनी हुई, जैसे यहाँ पर सिंधु है, इसका झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी व्यास और सतलज नदी आ जाती है। यहाँ पर आपकी सतलज नदी है और यहीं पर देखेंगे व्यास नदी है। तो जो सिकंदर की सेना थी वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी, मतलब यहाँ तक का जो क्षेत्र था वो पूरा का पूरा महापद्मनंद के समय तक था। और वही आपको मिलता है किसके समय में, आप जब युद्ध हो जाता है, महापद्मनंद का युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, और ये बन जाता है आपका मौर्य एम्पायर। अब मौर्य एम्पायर का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो काफी बड़ा आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो सबसे इधर अगर आप देखेंगे तो हिंदू कुश पार करके हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला तक आपका पूरा क्षेत्र देखने को मिलता है, किसका, आपको आपका मौर्य एम्पायर का। और दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में तमिलनाडु वाला क्षेत्र अगर आप छोड़ देते हैं और केरला वाला क्षेत्र अगर छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र आपके मौर्य एम्पायर का हिस्सा था। मतलब जहां जहां पर अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, वहां से स्तंभ लेख या फिर अगर आप पिलर एडिक्ट अगर आप देखते हो तो जहां जहां से अशोक के प्राप्त हुए हैं तो उतने क्षेत्र तक माना जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य के अधीन ही पाया गया था। जैसे गुजरात में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गिरनार है, फिर यहाँ पर देखेंगे अगर आप उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर धौली है। नीचे की तरफ आ जाएंगे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मास्की मिल जाएगा आपको कर्नाटक वाले क्षेत्र में, यहाँ पर ब्रह्मगिरी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पर अमरावती का क्षेत्र मिल जाएगा। तो इन सारे क्षेत्रों में अलग अलग आपके या तो पिलर एडिक्ट मिले हैं अशोक के, या तो रॉक एडिक्ट मिले हैं मेजर, या फिर रॉक एडिक्ट मिले हैं माइनर, या फिर कुछ और इंस्क्रिप्शन वहां के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मेन कैपिटल की अगर आप बात करते हो तो मेन कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। मेन कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र था। उसके बाद अदर सिटीज के तौर पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उज्जैन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको तक्षशिला देखने को मिल जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ पर उज्जैन देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है आपको तक्षशिला। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मेन जो आपका सेंट्रल जो रेगुलेशन होता था, जो राजा होते थे, जो सम्राट हुआ करते थे, जो साम्राज्य के अधिपति हुआ करते थे, वो पाटलिपुत्र में बैठते थे, और वह अपने बेटे को एज ए राज्यपाल एज ए गवर्नर के तौर पर या तो उज्जैन में या तो तक्षशिला में बैठा दिया करते थे। समझ में आ गई बात। और नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर निटूर मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, निटूर मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो तोसरी मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रशासन संभाला जाता है। तो तोसरी में एक गवर्नर बैठेगा, निटूर में गवर्नर बैठेगा, एक उज्जैन में गवर्नर बैठेगा, एक तक्षशिला में बैठेगा, और जो आपके सम्राट होंगे वो कहाँ पर बैठेंगे, पाटलिपुत्र में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो छोटा सा राज्य धीरे धीरे मगध एम्पायर अलग अलग वंश के द्वारा वो बढ़ाया गया। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हर्यक वंश के द्वारा इतना बढ़ाया गया, उसके बाद अगर आप देखोगे शुष्नाग वंश के द्वारा और बढ़ाया गया, उसके बाद नंदा एम्पायर द्वारा और बढ़ा दिया गया। महापद्मनंद के शासन तक अगर आप देखोगे तो आपके व्यास नदी तक इनका साम्राज्य बढ़ गया था। और जैसे ही आपके अशोक का शासन आता है, अशोक के साम्राज्य की अगर आप बात करते हो तो अशोक का साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य अगर आप देखोगे तो हिंदू कुश से लेकर के आपके बांग्लादेश तक, और दक्षिण में अगर आप देखोगे तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। समझ में आ गई बात। और अगर आप हिंदू कुश के पार चले जाते हो तो यहाँ पर सेलिकस निकेटर का एम्पायर देखने को मिल जाता है, जो कि सिकंदर का एक सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद ये पूरा क्षेत्र ये पूरा क्षेत्र सेलिकस निकेटर को मिल जाता है। यहाँ पर सेलिसिड एम्पायर देखने को मिलता है। उसके आगे का पूरा क्षेत्र जो था वो आपके मौर्य एम्पायर के अधीन आता है। तो चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, चाहे वो बिंदुसार होंगे, चाहे वो आपके अशोक होंगे। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये मैंने क्यों बताया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो टॉपिक है वही है आपका राजसे साम्राज्य की ओर। आते हैं अपने एनसीईआरटी के लेक्चर पर। देखिए अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य की ओर। तो अभी तक आप लोगों ने मैप में देख लिया था कि राज्य क्या है और साम्राज्य की तरफ वो कैसे विस्तारित होते हैं। तो मैप के द्वारा आप लोगों को थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास किया है। अब इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, तो जैसे एनसीईआरटी का प्रश्न है, शुरुआत हमेशा एक बच्चे के इंट्रोडक्शन के साथ होता है। तो प्रकरण निकालना होता है, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जन्मदिन पर रोशन के दादाजी, जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने अपने हाथ में उसे उसने उस, उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों के दाहिने तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर शेर क्यों बने हुए हैं, आखिर इस शेर की वास्तविकता क्या है, आखिर ये शेर क्यों यहाँ पर बना हुआ है। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब शेर हमें कहाँ से मिला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए शेर वाला स्तंभ शीर्ष ये कहाँ पर है। आप लोग इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये बहुत ही फेमस है और कहाँ पर स्थित है आप मुझे बताइएगा। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये मैं बता देता हूँ, ये अशोक के द्वारा निर्मित है। अशोक के द्वारा निर्मित यह एक स्तंभ है। और ये कहाँ पर बना हुआ है इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइएगा। अब देखिए
इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए। मतलब ये तो एक क्लास का काम हो गया, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, तो मतलब ये क्लास वर्क है कि बच्चों के सामने उस नोट को दिखाना है कि कैसे रोशन ने उसको देखा था और उसको क्या पता चला था। ठीक है। हम जिन शेरों के चित्र रुपया पैसा पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें, अब देखो आंसर भी यहां पर मिल गया, सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो अगर आप देखेंगे तो एक ही पत्थर से ये कटे हुए हैं और इस एक ही पत्थर पर यह निर्मित है। और इसको एक ही पर्वत से, एक ही पत्थर, जिसको आप मोनोलिथ कहते हो बेटा, मोनोलिथ। मोनोलिथ मतलब होता है, मोनो मतलब एक और लिथ मतलब हो जाता है पत्थर। मोनोलिथ आर्किटेक्चर है बेटा, ये एक ही पत्थर को काट करके तराश करके इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। इतिहास में महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उन राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अब देखिए बाबू, तो अभी अशोक के ऊपर आने से पहले हमें यह समझना है कि जो राज्य आपके बने थे, निर्मित हुए थे, उन्हें साम्राज्य के तौर पर हम क्यों उनका नामकरण करते हैं, या साम्राज्य हम उन्हें क्यों कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अब 2300 साल पहले का मतलब क्या हो गया, लगभग 300 बीसी की यहाँ पर बात हो रही है। लगभग है ना बेटा, अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है, एग्जैक्ट नहीं है। लगभग 300 साल पहले मतलब 300 बीसी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। मतलब चंद्रगुप्त के गुरु के तौर पर देखेंगे या फिर उनके प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे तो चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य या फिर कौटिल्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य का राजा बनाया था, वहां का शासक बनाया था। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक किताब का नाम आया है जिसे बोला जाता है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र ये मत समझिएगा कि ये इकोनॉमिक्स की किताब है बेटा, ये है आपकी किताब राजनीति विज्ञान की, राजनीति विज्ञान की किताब है। या फिर जिस प्रकार से किसी भी साम्राज्य का प्रशासन चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, उसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर अर्थशास्त्र में मिलती है। और अर्थशास्त्र के रचनाकार जो है वो आपके कौटिल्य है, जिसको आप चाणक्य भी बोलते हो, कौटिल्य है। ठीक है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, अभी आगे मानचित्र है उसमें दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। जैसे अगर इस साम्राज्य की राजधानी अगर आप देखोगे तो राजधानी क्या थी बेटा, पाटलिपुत्र थी। और उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर वहां पर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो जो आपका तक्षशिला था, तक्षशिला तक्षशिला वो किसे जोड़ता था, वो जोड़ता था मध्य एशिया, मध्य एशिया को जोड़ने का रास्ता। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और जो उज्जैन था वो नॉर्थ इंडिया को जोड़ता था साउथ इंडिया से। ठीक है बात। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब इन नगरों में कौन रहा करता था, इन नगरों में सरकारी अधिकारी रहते थे जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते होंगे। व्यापारी थे जो अलग अलग क्षेत्र में यात्रा करके व्यापार वाणिज्य किया करते थे। और वहां पर कुछ ना कुछ शिल्पकार रहते होंगे जो वहां पर किसी ना किसी प्रकार की चीजों का निर्माण करते होंगे। अब इन सारी चीजों को हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाटलिपुत्र को देखिए, पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है बात। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप उज्जैन। यहाँ पर उज्जैन अगर आप देखेंगे तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह आपका तक्षशिला जो इस समय के पाकिस्तान में स्थित है। अगर तक्षशिला को देखिएगा तो तक्षशिला मध्य एशिया की तरफ जाने वाले रास्ते को जोड़ता था। वहीं पर उज्जैन को अगर आप देखेंगे तो वह नॉर्थ इंडिया को जोड़ने का काम करता था, किससे बाबू, साउथ इंडिया से जोड़ने का काम करता था। तो ये तो हो गया प्रमुख नगर, ये हो गया आपके प्रमुख नगर। और जो केंद्रीय प्रशासन या फिर जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन होती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है बात। अब ये जो लाल रंग से बना हुआ है, ये लाल रंग से जो बना हुआ है वो आपके अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो इन सारी जगहों से प्राप्त हुए हैं, अभिलेखों की प्राप्ति। और काले काले से जो बना हुआ वो महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। अब एक लाइन यहां पर दे रखी है, वंश क्या होता है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। महत्वपूर्ण राजाओं की बात हो रही है, जैसे चंद्रगुप्त पहले हो गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे उनके बेटे जो थे वो बिंदुसार हो गए थे। और तीसरे जो थे बिंदुसार के पुत्र थे वो आपके अशोक थे, वो तीसरे थे। ठीक है बात। उसी तरीके से अगर आप
अगर आप हर्यक वंश की बात करते हो तो वहां पर बिंबिसार आते हैं, अजातशत्रु आते हैं और उदयन आते हैं। ठीक है बात। उसी तरीके से शुष्नाग वंश की बात करें तो शुष्नाग आते हैं, कालशोक आते हैं। ये प्रमुख प्रमुख शासक हैं जो ये आते हैं। ठीक है बात। नंद वंश की बात करते हो तो सबसे पहले आते हैं आपके महापद्मनंद थे, और महापद्मनंद के बाद आपके धनानंद आते हैं। उस धनानंद को पराजित करने के बाद मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक है बात। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं। साम्राज्य में बहुत बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगल से भरा हुआ था। वहां पे लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके आजीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब देखो, साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में बसा हुआ था। साम्राज्य का जो विस्तार था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मौर्य साम्राज्य पूरा दिख रहा है आपको। अब इस साम्राज्य को देखेंगे तो इसमें किसान भी होते थे, पशुपालक भी होते थे, जो कि गांव में रहा करते थे। नगर में तो कौन रहा करता था, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन चलता था। बाकी क्षेत्र किस क्राइटेरिया में रखे गए थे, वो गांव के क्राइटेरिया में रखे जाते, जो इन नगरों के अधीन रहा करते थे। अब देखो, अब मध्य भारत की अगर आप बात करते हैं, जैसे एमपी की अगर आप बात करेंगे, तो ये जो आपका मध्य भारत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस मध्य भारत में आपको ज्यादातर क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता था बेटा, आपको जंगल से भरा हुआ था। वहां के लोग क्या करते थे, फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करके आजीविका चलाते थे। साम्राज्य अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, मतलब वहां की भाषाएं जो थी वो अलग अलग थी। प्राकृत भाषा जिसको आप बोलते, जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, वहां की अपनी एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वो अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, जैसा वहां पे उत्पादन होता था उसी प्रकार के वो भोजन करते थे। और यहाँ पर पोशाक भी क्या थी, अलग अलग थी, क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस भी क्या होता था, अलग अलग होता है। जैसे अगर आप इस क्षेत्र में आते हो तो यहाँ पर ठंडा वाला क्षेत्र मिल जाता है, तो यहाँ की पोशाक अलग हो जाती है। वहीं पर अगर आप यहाँ पर टोपरा आ जाते हो, मेरठ वाले क्षेत्र में आ जाते हो, हरियाणा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कलसी आ जाता है, इस वाले क्षेत्र की अगर बात करोगे तो यहाँ से गर्मी होना शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में चले जाओगे तो ये तो पूरा का पूरा टेम्परेट वाले क्षेत्र में आ जाता है, तो यहाँ की पोशाक भी क्या होती थी, अलग हुआ करती थी। तो यहाँ के रीति रिवाज क्या थे, अलग अलग हुआ करते थे। परंतु उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था, जो प्रशासन होता था, वो केंद्र का हुआ करता था, जो कि पाटलिपुत्र में बैठ करके वहां के प्रशासक या फिर शासक किया करते थे। ठीक है। अब राज्य और राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, देखो, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, जो साम्राज्य होता था वो राज्यों से बड़े होते थे, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। इसलिए सम्राट मतलब होता है जो साम्राज्य का अधिपति होता था, उसे सम्राट बोलते थे। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। अब देखो, अगर आप साम्राज्य की बात करते हो तो साम्राज्य का जो अधिपति होता है, साम्राज्य का जो अधिपति होता था उसे बोला जाता था सम्राट। सम्राट। और जो आपका राज्य होता था उसका अधिपति जो होता था उसे बोला जाता था राजा। राजा। या फिर आप इसे बोल सकते हो महाराज। महाराज। और ये हो जाते थे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब हो गया किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा। या फिर उसे सम्राट बोलिए, या फिर महाराजा धीराज बोलिए, या फिर राजा बोलिए, या फिर महाराज बोलिए। समझ में आ गई बात। अब देखो, साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो ज्यादा बड़ा हुआ था। इसका जो क्षेत्र था ये विशाल था, और इनका जो क्षेत्र हुआ करता था वो कैसा होता था, छोटा हुआ करता था। अब अगर इतने विशाल क्षेत्रों में प्रशासन संभालना है तो इनको संसाधन की आवश्यकता ज्यादा होगी। संसाधन की आवश्यकता अधिक, और इनको कम संसाधन की आवश्यकता होती होगी, कम संसाधन की आवश्यकता। ठीक है बात, यही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो संसाधनों की जरूरत होती थी, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। अब देखो, ये जो आपके सम्राट होते थे, अब इनके अधीन जितने भी राजा होते थे उनसे ये, या फिर इनके अधीन जितने भी क्षेत्र आते थे वहां से क्या वसूलते थे बेटा, कर वसूलते थे। क्या कर का मतलब होता है बेटा, टैक्स। कर का मतलब क्या होता है बाबू, टैक्स हुआ करता है। टैक्स को वसूल किया करते थे ये, जिससे ये अपने साम्राज्य को अच्छे से चला पाए, उनका रूल्स रेगुलेशन चल पाए। जैसे अगर आप देखेंगे भारत सरकार को अपना काम करने के लिए आपसे टैक्स देना पड़ता है। तो आप दो प्रकार का टैक्स देते हो। अगर आपका इनकम है तो आप डायरेक्ट टैक्स में आओगे, डायरेक्ट टैक्स में आओगे। और दूसरा टैक्स होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला गया। अब डायरेक्ट टैक्स की अगर आप बात करते हो तो इसमें जो सबसे फेमस है, जो आप लोग नौकरी पाने के बाद भरोगे, उसको कहा जाता है इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स। तो ये जो टैक्सेस हैं जो आप सरकार को देते हो, और ये फिक्स होता है बेटा, जो टैक्सेस होंगे वो कैसे होंगे बेटा, फिक्स होंगे। तो देखो एक कर होता है, कर कैसे होते हैं बेटा, फिक्स होते हैं, जो कि तय कर दिया जाता है कि इतना ही आपको पैसा देना है। जैसे जीएसटी की अगर आप बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करोगे तो अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, मतलब उसमें जितने भी आपके सामान आएंगे, जितने भी उस स्लैब में जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उन पे लगने वाला टैक्स क्या रहेगा, समान रहेगा, और सबको उतना ही टैक्स देना रहेगा। अब वो डिपेंड करता है, अब वो डिपेंड ये नहीं करता कि उसकी इनकम कितनी है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब देखो, डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहा जाता है जिसको देने में आपको तकलीफ होती है, वो आपको पता चलता है, वो खलता है। इनडायरेक्ट टैक्स आप वो टैक्स होता है जिसको आप दे देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे आप पार्ले जी का एक बिस्किट लेकर के आपने टैक्स दिया, आपको नहीं पता है। आप कॉपी खरीद के लाए हैं, आपने टैक्स दे दिया, आपको नहीं पता है। समझे बात को, वो तो जब आप बिल देखते हो तो समझ में आता है कि हाँ इतना टैक्स लगा हुआ है, लेकिन वैसे अगर आप दोगे तो इंक्लूडिंग वो टैक्स ही होता है। समझ में आ गई बात। और डायरेक्ट टैक्स जब आप सैलरी देते हो तो जब मंथली आपका टैक्स कटता है, जब टीडीएस कटता है ना, तो आपको खलता है वो कितना टैक्स आपका कट रहा है। तो ऐसे समझने के लिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो इसी तरीके से टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ाता हूँ। वह टैक्स जिसको देने में तकलीफ होती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट लगता है ये। और वैसे टैक्स जिसको देने में तकलीफ नहीं होती उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये जो टैक्सेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ये टैक्सेस कैसे होते हैं बेटा, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, वही कहा जाता है कर। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। तो साम्राज्य की अगर आप बात करते हैं तो साम्राज्य में हमेशा अधिकारियों की जरूरत होगी, और अधिकारियों की जो नियुक्ति होगी वो सम्राट द्वारा की जाएगी। और यहां की अगर आप बात करते हो तो इनको ये क्या लगाएंगे बेटा, टैक्स लगाएंगे। और ये टैक्स लगा भी सकते हैं और टैक्स नहीं भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन इन्हें अपने साम्राज्य को चलाने के लिए टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी, इनको कर लेना ही पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। अब देखो साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, चूंकि आप लोगों ने अभी मैप में आपको समझा दिया है कि साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है बात, जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता, जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। तो जो आप पाटलिपुत्र यहां पर देखे, और पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जितने भी राज्य आएंगे उस पर जो सम्राट होगा उनका डायरेक्ट डायरेक्ट नियंत्रण होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है बात, अब राजा तो खुद जाकर के टैक्स लेगा नहीं, तो वो उनसे टैक्स वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अब देखो, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो टैक्स देने से आपके इनकार करते थे या टैक्स नहीं देते थे तो अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जैसे आज के भी डेट में अगर आप इनकम टैक्स की चोरी करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, जो अधिकारी होते थे उनको वेतन पर रखा जाता था। अब और एक होते थे बेटा संदेशवाहक, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और राजा के जासूस, अब ये तीसरा है, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। अब देखो बाबू, यहां पर तीन चीजों की बात की गई। पहली, कर वसूलने वाले अधिकारियों। उसके बाद संदेशवाहक होते थे जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में राजा के संदेश को पहुंचाया करते थे। टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी सूचना होगी, या फिर कहीं के कर को माफ करना होगा, या कहीं के कर को बढ़ाना होगा, या फिर कहीं पर कोई भी नए रूल्स और रेगुलेशन आपके स्टैब्लिश करने होंगे, तो उसके लिए संदेशवाहक होते थे। और जो अधिकारी होते थे, कहीं वो किसी प्रकार की कोई घपलेबाजी ना कर दें, कहीं करप्शन में लिप्त ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई भी अ, अ, लोगों को हानि ना पहुंचाए। अगर जो सरकार, जो आपके केंद्र से तय हुआ टैक्स है उससे ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, या फिर वो कुछ ना कुछ घूस ले रहे हैं, तो उसके लिए राजा क्या रखे रहते थे बेटा, जासूस रखे रहते थे। और उसकी सूचना सीधे सम्राट को मिल जाती थी। अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, वो जासूस का काम हुआ करता था। ठीक है बात, ठीक। एजेंट्स जो मान सकते हो, जैसे रॉ के एजेंट्स हैं, या फिर अगर आप सीबीआई की बात करते हो, सीबीआई इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हो, तो ये सारे हुआ करते थे बेटा, रेड डाला करते थे वहां पर। या फिर उसी तरीके से आम आदमी बन करके घूमा करते थे, और वो राजाओं जो कार्यकलाप होता था उन पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो कि राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखो, सबसे ऊपर होते थे सम्राट, सम्राट, और सम्राट के बाद आपके अलग अलग पदाधिकारी हुआ करते थे। जैसे अब मान लीजिए यहां पर मंत्री हो गए, मंत्री हो गए, उनके पुत्र हो गए, या फिर उनके रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार हो गए जो भी सम्राट के आएंगे। अब इनके द्वारा बाकी का जो प्रशासन होता था उसको संभाला जाता था, प्रशासन जो होता था वो संभाला जाता था। तो सम्राट सबसे प्रमुख होते थे। अब इनके पुत्र की अगर मैं बात करता हूं तो पुत्र में अगर आप देखोगे,
जैसे जब आपके बिंदुसार का शासन चल रहा था पाटलिपुत्र में, तो उस समय इनके जो पुत्र थे, आपके अशोक जो थे बिंदुसार के पुत्र थे, वो उज्जैन में हुआ करते थे। अब जो इनका बड़ा पुत्र था जिसका नाम था सुशीम, वो उस समय उज्जैन में आपका तक्षशिला में शासक हुआ करता था। तो सुशीम वहां पर किसी प्रकार का विद्रोह हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, तो अशोक को उज्जैन से फिर तक्षशिला पर अपॉइंट किया गया था बिंदुसार के आदेश पर। तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशोक जो थे वो उज्जैन के और तक्षशिला दोनों के आपके गवर्नर रहे हुए थे। समझ में आ गई बात? तो वो जो पुत्र थे वो अलग अलग क्षेत्र में रह करके काम किया करते थे। अब मान लीजिए पुत्र नहीं है तो वहां का काम कौन संभालेगा? उनके रिश्तेदार संभालते थे। ठीक है बात? बाकी के प्रशासन को वो देखते थे। और प्रशासन में कौन होता था? अधिकारी हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? अधिकारी हुआ करते थे। अच्छा, अब जैसे आप ऊंचे क्लास में आओगे ना बेटा, तो इनके अधिकारियों के नाम भी याद करने पड़ेंगे। समझे बात को कि नहीं समझे? कि कौन कौन से अधिकारी किस किस डिपार्टमेंट को संभाला करते थे। अभी तो क्लास 6 पढ़ रहे हो ना आप, तो इसलिए यहां पर अधिकारियों का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको एक बस एक आपका ओवरव्यू तैयार किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हायर क्लास में आओगे तो यहां पर अधिकारियों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे। वो आगे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने उज्जैन देखा, तक्षशिला देखा था, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों का शासन किया जाता था। अब देखो, तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय क्षेत्र हुआ करते, राजधानियां हुआ करती थी, जो बाकी के छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना शासन संभाला करती थी। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, जो मैंने पुत्र बताया था वही राजकुमार हो गए, वहां का राज्यपाल गवर्नर बना करके भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, अब देखो, जो पाटलिपुत्र आपका केंद्र बना था, पाटलिपुत्र जहां पर आपके सम्राट बैठे हुए हैं, इसके आसपास के क्षेत्र पर तो सीधे पाटलिपुत्र का नियंत्रण हो गया। लेकिन जो दूर दराज के क्षेत्र हो गए, जैसे अब यहां पर हो गया उज्जैन, उज्जैन, और इधर हो गया आपका तक्षशिला, तक्षशिला। ठीक है बात? अब देखो, तो तक्षशिला को वहां की प्रांतीय राजधानी बना दिया गया और उज्जैन को एक जगह की प्रांतीय राजधानी बना दिया गया। अब यहां पर बैठा दिए गए इनके पुत्रों को, पुत्र, यहां पर भी बैठ गए कौन? पुत्र। और यहां पर कौन बैठा हुआ है बेटा? पिता। यहां पर कौन बैठा हुआ है बेटा? पिता बैठा हुआ है। अब उज्जैन वाले क्षेत्र के जो आपकी परंपराएं होंगी, वहां के जो रीति रिवाज होंगे वो अलग होंगे। वहीं पर तक्षशिला वाले के आसपास के क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे राज आते हैं, उनकी परंपराएं बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगी। तो यहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जैसे अगर आप देखोगे तो आप आज के डेट में भी अगर देखोगे तो पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है आपका लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक समान प्रक्रिया के अनुसार कानून बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्यों के अनुसार कानून बनाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। वहीं पर अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हो तो यहां पर आपके आते हैं पंचायत, पंचायत, और फिर आता है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। अब पंचायत की अगर आप बात करते हैं तो ये विलेज लेवल पर हो गए। क्या सारे गांव की चीजें एक समान होगी? नहीं, सारे गांव की चीजें एक समान नहीं होती है। तो वहां पर पंचायत बनाए गए हैं, तो वह अपने रीति रिवाज के अनुसार, वहां के संसाधनों के अनुसार अपना नियम कानून बनाते हैं। तो जैसे आज के डेट में भी आप देख रहे हो, वैसे उस समय भी हुआ करता था। एक तो आपका हो गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, और इसको मान लो आप स्टेट गवर्नमेंट मान लो, स्टेट गवर्नमेंट, और आसपास के जो प्रांत होंगे या फिर इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते होंगे उनको लोकल गवर्नमेंट की तरह मान लो। तो हर जगह के जो लोकल गवर्नमेंट होगा, उनका प्रशासन जो होगा, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनके जो रहन सहन का तरीका होगा, उनके जो नियम कानून होंगे, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है बात? वहां की स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। जो प्रादेशिक केंद्र हुआ करते थे, जैसे ये आपका तक्षशिला हो गया और आपका उज्जैन हो गया, इसके बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। अब देखो बाबू ध्यान से, अब ये तो हो गया उनके क्षेत्र की। जैसे उज्जैन का अपना एक दायरा होगा, तक्षशिला का उतना उसका एक दायरा होगा। अब इसके बीच का जो ये वाला क्षेत्र बच गया, अब यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर पूरी तरीके से रेगुलेशन ना करके, यहां पर संसाधनों पर, बस यहां पर किस पर नियंत्रण किया जाएगा? यहां पर मार्गों पर नियंत्रण किया जाएगा, और किस पर किया जाएगा? नदियों पर नियंत्रण किया जाएगा। ठीक है, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, कि यहां से किसी प्रकार के कोई भी ऐसी आपराधिक घटनाएं ना घटित हो जाए, उस पर नियंत्रण रखने का ये लोग काम किया करते थे। अच्छा, यहां से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे ये इकट्ठा किया करते थे। अब यहां पर जो क्षेत्र नजदीक होंगे वहां पर कर लगा देंगे। जिस क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रशासन नहीं होगा, तो वहां पर भेंट के तौर पर काम चलेगा। समझ में आ गया? अभी बताता हूं कर और भेंट में क्या अंतर होता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और
कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। ठीक है, अब देखो, जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल था, जहां पर क्या था बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल था, वहां तो टैक्स लगा दिए। अब जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वहां पर इनडायरेक्ट रूप से रेगुलेशन किया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट रूप से वहां पर क्या लिया जा रहा है, वहां पर लिया जा रहा है नजराना, नजराना, या फिर आप उसे कह सकते हो भेंट, या फिर आप कह सकते हो गिफ्ट, उसके तौर पर इसको लिया जाता था। ठीक है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। अब जंगल वाले, जो मध्य भारत वाला क्षेत्र पूरा जंगल वाला इलाका था, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उस क्षेत्र में बिल्कुल भी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज ला करके दे दे, जो कि जंगलों से उत्पादित होता था, जो नेचुरल चीजें होती थी, जिन जो उनके रिसोर्सेज थे, वो ला करके एज ए गिफ्ट के तौर पर उनको दे दिया करते थे। अब देखो, नजराना क्या होता है, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, उनको फिक्स था बेटा। वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, जैसे कर की अगर आप बात करते हो, तो मान लो एक फसल का उत्पादन, मान लो खरीफ की फसल का उत्पादन हुआ, तो खरीफ की फसल के उत्पादन का 1/10वां भाग, 1/10 पार्ट आपको राज्य को देना था। जितना भी उत्पादन हुआ है उसका 1/10, मान लो आपने 100 क्विंटल का उत्पादन किया, 100 क्विंटल का उत्पादन किया, तो इसका 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो 10 क्विंटल, 10 क्विंटल जो है वो आपको राज्य को देना पड़ता था, और 90 क्विंटल जो है आप आराम से उसको बेच सकते थे। अब ये फिक्स हो गया बेटा, कहीं पर 1/10 था, कहीं पर आपका 1/8 था, कहीं पर 1/11 था, तो इस हिसाब से उसमें टैक्स लिया जाता था। ये फिक्स हो गया था। नजराना क्या होता है, नजराना उस तरह की परंपरा को कहा जाता है, उस तरह की पद्धति को कहा जाता है जहां पर फिक्सेशन नहीं है, अनियमित है। ये जितना मन करता है उतना दे देंगे, जब मन करेगा तब लेंगे। अब इसका एक फिक्स है ना कि खरीफ की फसल की जैसे कटाई होगी आपको देना पड़ेगा उतना। अब यहां पर क्या, अनियमित रूप से जब भी संभव हो, जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था और उसे राजा को दिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, अपनी इच्छा से इन्हें दिया जाता था। ठीक है, जहां पर डायरेक्ट कंट्रोल था वहां तो टैक्सेशन लगा दिया, जहां पर इनडायरेक्ट कंट्रोल था वहां पर नजराना या भेंट या फिर गिफ्ट के तौर पर काम चलता था। ठीक है, बात क्लियर है इतनी बात? तो टैक्सेशन क्या है, नजराना क्या है, कहां कहां से क्या क्या चीजें ली जाती थी, आपको आई थिंक क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूं। जो क्षेत्र, जैसे पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में तो सीधा सम्राट का नियंत्रण हो गया, तो यहां पर क्या लिया जाएगा बाबू, टैक्स। यहां पर क्या लिया जाएगा बेटा, टैक्स। वहीं पर जो आपके प्रांतीय सरकार या फिर प्रांतीय प्रांतीय जो आपके राज्य बने हुए थे, वहां से भी क्या ले सकते हैं बेटा, टैक्स। वहां से भी क्या ले सकते हैं बेटा, अब जैसे तक्षशिला से के आसपास के क्षेत्र से टैक्स लिया गया, उज्जैन के आसपास के क्षेत्र से टैक्स लिया गया। अब इनके बाहर के जो क्षेत्र होंगे वहां पर क्या ली जाएगी बेटा, या तो भेंट या तो कर लिया जाएगा। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र है, जो जंगल वाले क्षेत्र है, जहां पर भीतर लोग नहीं जा सकते हैं, जहां पर अधिकारी नहीं जा सकते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ किससे काम किया जाता था बेटा, नजराना या फिर भेंट से काम चलाया जाता था। अपनी सुविधा के अनुसार वहां के लोग आते थे और साम्राज्य को वो चीज दिया करते थे। ठीक है, तो हर प्रकार से यहाँ पर संसाधन को एकत्रित करने की बात हो रही है कि किस प्रकार से साम्राज्य अपना प्रशासन को चलाता है। प्रशासन को चलाने के लिए जो पैसा होता है, वो पैसा कहां से आ रहा था, वो इन सारी चीजों से और इस तरह की चीजों से आया करता था। ठीक है, अब देखो, राजधानी में सम्राट। अब एक व्यक्ति हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिनका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो था वो सेलिकस निकेटर का राजदूत था। इसकी लिखी हुई किताब है बेटा इंडिका, इंडिका। इसकी लिखी हुई किताब कौन सी है बेटा, इंडिका है। मेगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण दिया है अपनी किताब इंडिका में। यहां से उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, यहां पर एक अंश दिया हुआ जो मेगस्थनीज की इंडिका से मिला हुआ है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट हमेशा नहीं आते थे सामने, जब भी वो आया करते थे जनता के सामने तो एक शोभा यात्रा उनकी निकाली जाती थी। उन्हें एक सोने के पालकी से में ले जाया जाता था। राजा एक सोने की पालकी में बैठ जाते थे और उनको ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। जो उनके बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे वो सोने और चांदी से सजे हुए हाथी पर सवार हुआ करते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे, कुछ अंगरक्षक जो होते थे वो पेड़ों को लेकर के चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड झुंड हुआ रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। ठीक है बात, मतलब प्रशिक्षित तोते हुआ करते थे जो सम्राट के चारों तरफ घुमा करते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। ठीक है बात, वो तो आप लोगों ने जब इतिहास अभी आप देखोगे तो उसको आप लोगों ने या फिर पढ़ा भी होगा कि मंत्री ने ही, जो आपके सेनापति थे, वही क्या करते थे, राजा की हत्या करके साम्राज्य को
आप स्थापित कर लेते थे। ये सबसे ज्यादा आपको मेडिवल हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है बात। राजा को हमेशा भय लगा रहता था अपने ही आसपास के लोगों से कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे। अब देखो, अब इस डर के लिए वो क्या करते थे, जब भी वो बाहर निकलते थे तो वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए रहते थे। मतलब वो जो फीमेल बॉडीगार्ड्स होती थी उनसे घिरे हुए रहते थे। ठीक है बात। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे कि कहीं खाने में कोई जहर ना मिला दिया हो। ठीक है बात। आप ट्रेन में भी जाते हैं तो जहर खुराने से सावधान लिखा रहता है बेटा, जो जहर खिला देते हैं बिस्किट में मिला करके नशीली दवा खिला देते हैं। ठीक है, आप सो जाओगे आपका सामान लेके चंपत हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही था कि कोई भी किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके खाने में जहर मिला दिया, राजा खाए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो खाने से पहले क्या होता था, जो खाना बनाने वाला होता था वह उसे चखता था कि पहले तुम मरोगे। ठीक है बाद, अगर तुमने खाने में जहर मिलाया होगा तो पहले तुम टपकोगे, फिर पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जहर मिला हुआ है। तो खाना खाने से पहले जो खास नौकर होते थे या फिर जो खाना बनाने वाला होता था वही उसे खा करके चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, इसलिए अलग अलग कमरे बने हुए थे, बहुत सारे कमरे, महल हुआ करता था। तो 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे और किसी को यह पता नहीं होता था कि वो किस कमरे में सो रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि रात में सोते समय उनकी हत्या कर दी जाए। ठीक है बात। जो अकबर के साथ हुआ था। ठीक है बात। महामनगा का जो बेटा था वही उसकी हत्या करने के उसमें, अगर जो आदम खान था वह मारने के लिए रात में घुस जाता है। ठीक है। अब देखो यह एक विशाल, अब पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। ठीक है। जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है बात। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ। मतलब उनका कहना यह था मेगास्थनीज का कि हर प्रकार की सुख सुविधा इस पाटलिपुत्र के शहर में मौजूद हुआ करती थी और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल थी, जैसा आप एक नगर में उम्मीद करते हो कि होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर था, एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है बात। अब देखो प्रश्न क्या पूछा है, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे, बता ही दिया। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से भिन्न था, तो ये भी आप लोगों को पता चल चुका है, जो पिछला मोहनजोदड़ो आपने पढ़ा हुआ है और इसमें जो पाटलिपुत्र आपने देखा है उनमें क्या भिन्नता थी, अब आप लोग बता सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर लिखा हुआ है अशोक। अब अशोक के बारे में बताएंगे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अब ध्यान सुनिए बाबू, भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा जो है वो दारा प्रथम या फिर डेरियस प्रथम द्वारा शुरू की गई थी। डेरियस फर्स्ट द्वारा शुरू की गई थी भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा। ठीक है। अब देखो दारा प्रथम का जो एम्पायर था ये माना जाता है ये पर्शियन था, ये फारसी था बेटा, पर्शियन था, पर्शियन था, फारस से आया था। दारा प्रथम हकमानी साम्राज्य था, उसका शासक था डेरियस प्रथम। वो भारत पर आता है और आपके सिंधु नदी तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और दारा ने अपने आदेश को एक पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाया था। पत्थरों पर क्या करवाया बेटा, उत्कीर्ण करवाया। अब दारा ने तो ये करवा दिया, उसके बाद से चंद्रगुप्त ने भी कुछ करवाए थे, लेकिन एक सिक्वेंशियल मैनर में उसको नहीं स्टैब्लिश करवाया था। एक सीक्वेंस में और एक प्रक्रिया के तौर पर इसको बनाने का काम जो था वो अशोक ने शुरू किया था। और अशोक के जितने भी नियम कानून थे उसको पत्थरों पर उल्लेखित कर दिया जाता था, शिलालेखों पर बना दिया जाता था। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि शिलालेखों पर इसको क्यों खुदवाया जाता था। वहां पर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर्स को आप लोग देख लेंगे, जहां पर मैंने आप लोगों को सोर्सेस के बारे में बताया था कि किस किस प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं इतिहास को जानने के लिए। संभवतः वो चैप्टर 1 है, उसको एक बार आप लोग देखेंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि पत्थरों पर उसको क्यों उत्कीर्ण करवाया जाता था। ठीक है बात। अब इनके जो अभिलेख थे बेटा, वो ज्यादातर अभिलेख जो मिले हैं वो प्राकृत भाषा मिले। प्राकृत भाषा में क्यों लिखे गए थे, क्योंकि आम जनता तक इसे पढ़ाना पहुंचाना था ना, तो आम जनता की जो भाषा होगी वहां पर उसको पहुंचाया जाएगा। तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और लिपि कैसी थी बेटा, ब्राह्मी लिपि थी। लिपि कैसी थी, ब्राह्मी लिपि थी। प्लस अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ और भी आपके लिपियों का प्रयोग किया गया था, जैसे अगर आप बोलते हैं अराइमेक, अराइमेक, ठीक है बात, ग्रीक, ग्रीक, इन लिपियों का भी प्रयोग किया गया था अशोक के। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखो, जैसे यहाँ पर शहबाजगढ़ी है, मनसेहरा है, तो यहाँ पर अराइमेक लिपि में भी चीजें देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ से जो आगे देखोगे तो यहाँ पर अलग साम्राज्य की इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो यहाँ के लोगों की जो लिपियां थी वो अलग थी, तो उनको उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। तो भाषा कैसी है बेटा, प्राकृत है, और जैसे जहां की लिपि होती थी उस लिपि में उसको लिखा गया है।
ठीक, जैसे लोगों तक अपनी बातों को आसानी से अशोक पहुंचा सके। ठीक, अब देखो अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है बात। अब देखो कलिंग कहां पर है, यहां पर देखेंगे कलिंग, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, यहां पर देखिए, यहां पर कलिंग है। ठीक है बात, उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये कलिंग है। जो तटवर्ती उड़ीसा है वहां पर कलिंग है। अब कलिंग में अशोक का युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में अशोक ने बहुत ही बड़े मात्रा में नरसंहार किया था। ठीक है बात, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, नफरत हो गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। इतना ज्यादा खून खराबा हुआ, इतना ज्यादा लोगों की हानि हुई, इससे उनका मन एकदम द्रवित हो गया, दुखी हो गया। उसके बाद से इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख है। अपने अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है, 13वां अभिलेख है, उसमें अशोक ने अपनी ये बात कही है। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय किया। राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग विजय किया, ये याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। राजा बनने के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? वो 8 साल बाद लड़ा था। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों अपार दुख हुआ? क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, मतलब जिनका उस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनकी भी हत्या इसमें हो जाती है। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या तो वे अपने प्रियजनों को खो देते हैं। मतलब जो किसी प्रकार के हानि से नहीं जुड़ा होगा, जो लोगों की हानि नहीं करता होगा, जो एकदम निर्दोष होगा, उसको भी इसमें मृत्यु मिल जाती है, या फिर उनके परिजन उनसे छूट जाते, बिछड़ जाते, या फिर उनकी भी मृत्यु हो जाती। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मतलब वो अब धर्म, देखो धर्म जो है वो धर्म का प्राकृत रूप है। धर्म जो है वो संस्कृत है, वहीं पर धम्म जो है वो उसका प्राकृत रूप है। ठीक है बात। तो अशोक ने जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, वहां पर उन्होंने धर्म की जगह किसका प्रयोग किया है बेटा? धम्म का जो प्राकृत रूप है उसका। अब मैंने धर्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर मैं उनको धर्म के बारे में शिक्षा दे दूं, उनके अंदर नैतिकता का विकास कर दूं, उनके अंदर मोरालिटी में डेवलप कर देता हूं, और उस हिसाब से अगर मैं उनका दिल जीतता हूं, तो वह बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है बात, उनको भी ये सारी चीजें याद रहे कि उनके दादा या फिर उनके पिता ने इस तरह की चीजों का शुरुआत की थी, और वो भी इस कदम पर चल सके और लोगों में शांति का प्रसार कर सके, युद्ध से दूर रहे। ठीक है बात। मतलब उन्होंने भेरी घोष की जगह भेरी घोष की जगह धम्म घोष को शुरू किया था। धम्म घोष को शुरू किया था। ठीक है बात। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध का नगाड़ा बेटा। युद्ध के नगाड़ों को उन्होंने बंद किया, और धर्म घोष मतलब अब वो धर्म का नगाड़ा बजाना शुरू करेंगे। अब यहां पर लोगों की जान नहीं जाएगी, लोगों का हानि नहीं होगा, खून नहीं बहेगा, और बस उनके नैतिकता में विकास होगा, उनके अंदर मोरालिटी का डेवलपमेंट होगा। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब देखो, अब उनके बेटे और उनके पोते को यह सोचना चाहिए जो उनके दादा या फिर उनके पिताजी द्वारा जो आपके धर्म की शुरुआत की गई है, उसका विस्तार वो कैसे कर सके। यहीं पर लिखा हुआ है धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो धम्म क्या है? धर्म ही है, उसका प्राकृत रूप क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। ठीक है बात। ठीक। अब देखो बाबू, जैसे अभी आप लोगों ने सारनाथ से एक स्टैचू देखा था शेर वाला ना, उसी प्रकार से जो बिहार में रामपुरवा है वहां से इस तरह का बना हुआ है। ठीक है बात, इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, देखो उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का एक हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। ठीक है बात। अभी यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया, जहां पर आप देख रहे होगे एक पुल बनाया गया है यहाँ पर। ठीक है बात, एक कुबड़ वाला सांड बनाया गया है, और जो सारनाथ वाले में है वहां पर शेर बना हुआ है। ठीक है बात। अब देखो अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धर्म क्या कहलाता है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी।
ठीक है बात। अशोक ने ना ही किसी देवता की पूजा पर बल दिया, ना ही किसी प्रकार के कर्मकांड की उन्होंने बल दिया कि आपको ये काम करने हैं। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही वह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। तो उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह ही माना। तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को एक नैतिकता का मार्ग देता है, एक मोरालिटी डेवलप करता है, उनके अंदर इथिक्स का विकास करता है, तो वही चीज अशोक ने चाहा था कि अशोक अपने प्रजा के अंदर भी उन चीजों का विकास करे, एज ए गार्जियन, एज ए फादर। ठीक है बात। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है बात। अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, और बौद्ध धर्म में भी इन्हीं सारी चीजों की बात की गई थी जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। बौद्ध धर्म में भी यही सारी चीजें बोली गई थी, तो उसी को वो उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब ऐसा मत समझिएगा कि उन्होंने सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए काम किया, नहीं बाबू। उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए भी काम किया है, उन्होंने जैन धर्म के लिए भी काम किया है, उन्होंने हर धर्म को समान स्तर पर रखा था। लेकिन अगर इंडिविजुअली मानने की बात करते हैं, तो इंडिविजुअली उन्होंने धर्म को माना था। मतलब एक तरह समझिए वो सेक्युलर थे, वो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष आप कह सकते हो। वो सारे धर्म को एक समान मानते थे, परंतु वह एक धर्म को लेकर के चले, वो बौद्ध धर्म था। ठीक है। ठीक है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, और सारे समझते थे। उनमें साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। ठीक है। उनके साम्राज्य में धर्म बहुत सारे थे बेटा, तो इस वजह से उनके लोगों के बीच में टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बड़ी बलि चढ़ाई जाती थी, जो कि बौद्ध धर्म में निषेध था, जैन धर्म में भी निषेध है बेटा। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे, परिवार में भी कलह होता था। परिवार और एक पड़ोसी का पड़ोसी से झगड़ा हो जाता था। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। तो जैसे एज ए फादर होते हैं, वो अपने परिवार में शांति बनाने का प्रयास करते हैं, तो जो भी समस्या होती है वो एक फादर चाहता है कि उसके परिवार में से वो सारी समस्या दूर हो जाए। तो समाज में जो भी समस्याएं व्याप्त थी, अशोक यही चाहते थे कि वो सारी समस्याएं उनके प्रजा से दूर हो जाए। इसलिए उन्होंने धम्म महात्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। अब इसको याद रखिएगा बेटा, इन्होंने एक पद सृजित किया जिसका नाम था धम्म महामात्म। धम्म महामात्म का काम था कि वो अलग अलग क्षेत्र में जाकर के अशोक के नियम को, अशोक के धर्म का प्रचार और प्रसार करे। ठीक है बात। इसी धम्म महामात के पद पर नियुक्त होते हैं उनके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा, जो कि सेलोन या फिर श्रीलंका जाते हैं इस धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है बात। नियुक्त की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये धम्म महामात का पद किसने नियुक्त किया था? अशोक ने किया था, कि जो भी समाज में जो भी उनके मूल्य हैं, उस मूल्य को दोबारा स्थापित किया जाए, उनको ये सारे निर्देश दिए जाए कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है बात। अब देखो, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों में भी खुदवा दिए। अब देखो धम्म महामात का पद तो एक एक तरह समझ सकते हो कि एक फिक्स होगा बेटा कि इतने धम्म महामात होंगे। तो जहां जहां पर धम्म महामात नहीं पहुंच पा रहे थे, और एक ही धम्म महामात को सर्कुलेशन में 5-5 साल पर वहां पर जाना पड़ता था, तो बीच में ऐसा ना हो कि वो एथिक्स, वो मोराल वहां से गायब हो जाए। तो उस चीज को बरकरार रखने के लिए वहां पर उसने एक शिलालेख या फिर स्तंभलेख वहां पर उत्कीर्ण करवा दिए, कि लोगों को बार बार ये निरंतर याद रहता रहे कि उनकी वास्तविकता क्या है और उनको क्या करना है और क्या चीज नहीं करना है। अब देखो, अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अब देखो, कुछ ऐसे भी हैं जो अशिक्षित थे, तो राजा के अधिकारियों का यह काम हुआ करता था कि जो अशिक्षित हैं, जो पढ़ नहीं सकते थे, वह अशोक के संदेशों को लोगों को सुनाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे थे। मतलब अब इन्होंने इस अपने धर्म के प्रचार को इंटरनेशनल बना दिया। तो उन्होंने अपने दूत सीरिया भी भेजे थे, मिस्र भी भेजे थे और ग्रीस भी भेजे थे। अब देखो, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा था, और श्रीलंका का पुराना नाम था बेटा सेलोन। क्या नाम था बेटा? सेलोन भेजा था। और सेलोन की उस समय कैपिटल हुआ करती थी बेटा अनुराधापुर। अनुराधापुर। ठीक है बात। सेलोन की कैपिटल उस समय क्या थी बेटा? अनुराधापुर। तो महेंद्र जो थे वो अनुराधापुर जाते हैं और वहां पर उस धर्म का प्रचार करते हैं, और जो अशोक धर्म से प्रभावित थे वो बौद्ध धर्म था बेटा। तो बौद्ध धर्म का प्रचार वहां पर अशोक के समय ही करवाया गया था। ठीक है बात। अब देखो, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। ठीक है बात। सड़कें बनवाई जिससे आवागमन सुगम हो सके, कुएं खुदवाए जिससे लोगों को पानी मिल सके वहां पर, विश्राम गृह बनवाए जिससे वहां पर जो भी ऋषि मुनि या फिर जो भी आपके बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी आते हैं, तो वह वहां पर आराम कर सके, किसी भी संप्रदाय के हो, तो उन सब के लिए उन्होंने समान कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था करवाई थी। ये सब उनके अभिलेख से ही प्राप्त होता है बेटा। ठीक है। आगे वाले क्लासेस में, आने वाले क्लासेस में आप उनके अभिलेखों के बारे में देखेंगे। अब देखो, अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था। ठीक है। अशोक द्वारा दिया गया संदेश क्या था, उसे देखते हैं।
लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, बीमारी के जब वो बीमार होते हैं तब भी किसी प्रकार की पूजा पाठ वो किया करते हैं। जब उनके बच्चों का विवाह होता है तब भी किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करते हैं। बच्चे के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वो अनुष्ठान करते हैं। तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, तो इनके द्वारा कहा गया है कि आप जो ये अनुष्ठान कर रहे हो या जो भी चीजें आप कर रहे हो ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। दूसरी प्रकार की रीतियों को अगर वो मानेंगे तो वह ज्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? तो अशोक के द्वारा जो रीतियां बनाई गई हैं कि ये सब करने के बजाय अगर आप ये करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा फल मिलेगा, तो क्या है वो? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, मानवता की बात की गई है। ठीक है बात। बड़ों का आदर करना, ठीक है बात। एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो सम्मान देने की बात की गई है। ठीक है बात। सभी जीवों पर दया करना है। ठीक बात, ये भी मानवता है, ह्यूमैनिटी ही है। ठीक है, सभी जीवों पर दया करना है और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना है। समझ में आ गई बात? मतलब आप अगर देखोगे तो उपकार की बात की जा रही है कि अगर आप किसी के ऊपर सेवा भाव रखते हो, सेवा भाव रखना है, तो इन सारी चीजों की यहां पर बात की गई है। आप अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना। देखो आज के समाज में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। हमारा धर्म, अब देखो धर्म और वही धर्म, ठीक है बात। हमारा धर्म सबसे अच्छा है, आपका धर्म सबसे खराब है। ठीक है बात। तो अशोक ने इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया था। जो समस्याएं आज आप देख रहे हो, ठीक है बात, वह समस्याएं उस समय भी व्याप्त थी। अपने धर्म को अच्छा बोलना, आधे ज्यादा लड़ाइयां अभी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है बात। जो असली लड़ाई है वो धर्म की ही तो लड़ाई होती है बाबू। धर्म जहां पर समाप्त होगा लड़ाइयां अपने आप समाप्त, लेकिन धर्म जो होता है, क्या होता है, हर इंसान का अलग अलग है बेटा। तो आप किसी के भी धर्म की निंदा नहीं करोगे और अपने धर्म की प्रशंसा नहीं करोगे। ठीक है बात। दोनों ही बातें, किसी के धर्म की निंदा करना और अपने धर्म की प्रशंसा करना, दोनों ही गलत है। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक है बात। आपका प्रियम्बल भी यही कहता है, आपका संविधान भी यही कहता है। ठीक है बात। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है बात। महाभारत में भी है, श्रीमद् भगवद गीता में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है बात। धर्म क्या है? सबका माना हुआ धर्म है। ऐसे धर्म को आप मानिए जिस धर्म से समाज का भला हो, जिस धर्म से समाज का भला हो। आप अपने धर्म पे अगर आप अडिग हो जाते हैं, अगर आप मान के चलते हैं और आपके धर्म की वजह से समाज की हानि होती है तो वह धर्म बेकार है। ठीक है बात। कर्ण पे इस तरह का उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। भीष्म को समझाया है क्योंकि वो लोग अपने धर्म को लेकर के अडिग थे, अपने शपथ को लेकर के अडिग थे। ठीक है बात। तो कोई अपने अगर धर्म की बुराई करता है या अपने धर्म की दूसरे के धर्म की निंदा करता है तो वो गलत बात है। सबके धर्म का आदर करना चाहिए, सबके धर्म का सम्मान। तो इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो भारत के जो राज्य है, भारत के जो स्टेट है, जिसका आप आर्टिकल 12 में अगर आप देखते हो जिसके बारे में दिया हुआ है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सारे धर्म क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है। तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। ठीक है बात। अब रिलीजन में स्टेट आ जाता है तो वो बात अलग है। ठीक है बात, तो बात अलग है, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। स्टेट के लिए सारे धर्म क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए। दूसरे के धर्म को भी समझो और उसके धर्म को समझने की कोशिश करो और उसका आदर करो। वही सेम काम सामने वाले को भी करना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। आप अकेले करके ये सारी चीजें नहीं संपन्न खुश रह पाओगे। सामने वाले को भी यही काम करना पड़ेगा, सामने वाले को भी आपके धर्म को समझना पड़ेगा, आपके धर्म का आदर करना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअल है बाबू, समझिए क्या है, म्यूचुअल होना चाहिए। ठीक। अब देखो, अब ब्राह्मी लिपि, आरंभिक ब्राह्मी लिपि, इस प्रकार से कुछ अक्षर मिले हैं बेटा। फिर ये देवनागरी हिंदी में है, अ है। फिर बांग्ला में इस तरह से लिखा जाता है, मलयालम में इस तरह से लिखा जाता है, तमिल में इस तरह से लिखा जाता है। अब ठीक है। ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत में ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आरंभिक ब्राह्मी लिपि में अ इस तरह से लिखा, जिसको आप, ठीक है बात। फिर उस तरह से आप क्या कहोगे? इस तरह से अभी इस समय आप हिंदी में लिखते हो। बांग्ला में इस तरह से लिखा जाता है, मलयालम में इस तरह लिखा जाता है, तमिल में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बात। तो ब्राह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ है।
ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये चैप्टर संपन्न हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कुछ मैप यहाँ पर दे रखे हैं, अभी भागो मत, रुको। कुछ मैप दे रखे हैं यहाँ पर, देख लो इसको। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ रूट्स यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ रूट्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि आपके सिल्क रूट को संबोधित करते हुए बताया गया, जो व्यापार हो रहा है आगे। अगर आप देखोगे तो अभी कनिष्क के बारे में आप पढ़ोगे आगे चल करके, तो वहां पर आपको रेशम मार्ग के बारे में जानकारी मिलनी है। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जो कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करता था, या तो लैंड रूट से कनेक्ट कर रहा होगा या तो सी रूट से कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लैंड रूट से या तो किससे कर रहा होगा, सी रूट से। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लैंड रूट को देख लेते हैं बाबू। लैंड रूट देखते हैं, लैंड रूट क्या है। देखो, भारत में यहां पर आ जाओ तो गल्फ ऑफ खंबात आपको मिला, यहाँ पर बोरीगाजा, बोरीगाजा नाम का एक आपका बंदरगाह यहाँ पर मिलेगा। ठीक है बात। फिर मुजरिम, मुजरिम नाम का यहाँ पर बंदरगाह मिला, यहाँ पर पोडुका नाम का बंदरगाह मिला, यहाँ पर मसूली पट्टनम मिला यहाँ पर, जिसको बोरीगाजा या फिर भरूच आप बोल सकते हो। ठीक है बात। यहाँ पर कोची के निकट आपको मुरेजिम मिल गया, यहाँ पर पोडका मिल गया जो आप तमिल पुदुचेरी के आसपास अगर आप देखोगे यहाँ मिल गया, यहाँ पर मसूलीपट्टनम मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब इसका व्यापार अगर इंटरनल ट्रेड करना है तो बोरीगाजा से उठ करके मुरिज्म आए। अगर यहाँ से पोडिका से कहा है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम से कहां पर आ गए आप, यहाँ पर आ जाओ। देखो हुगली नदी यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ से आप आकर के मिल गया आपको डेल्टा, आपका सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर मिल गया। अगर आपको वेस्ट में जाना है तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ से निकले आगे गए तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कराची है, सिंधु बंदरगाह, सिंधु जहां पर जा रहा है यहाँ पर बेबेरिकम, बेबेरिकम बाबेरिकम, यहाँ पर आपको बंदरगाह मिल जाता है जहां पर इस समय आपको कराची देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ से आप आओगे तो आगे आओगे, फिर यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर मिला। गल्फ ऑफ ओमान से आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हॉर्मुज, ये हॉर्मुज जल संधि आज के डेट में देखने को मिल जाती है। अब हॉर्मुज के आगे वाला ऊपर वाले में दिया बताता हूँ। फिर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको अदन वाला क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, पहले सी वाला बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से हॉर्मुज वाले क्षेत्र से आप निकले आगे, फिर यहाँ पर आप फारस की खाड़ी में आ गए, गल्फ ऑफ फारस में आ गए। अब यहाँ पर आप फारस में आकर के यहाँ पर आप रुक गए। अब यहाँ से लैंड रूट आपको पकड़ना है, यहाँ से आपको क्या पकड़ना है बेटा, लैंड रूट। अब लैंड रूट से होते हुए यहाँ पर यूफ्रेटिस, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी, आप इराक वाले क्षेत्र में आ गए, फिर सेल्यूसिया वाले क्षेत्र में आए, फिर ऊपर की तरफ आए और आप कहाँ पर चले गए, यूरोप वाले क्षेत्र में पहुंच गए। ठीक है बात, यहाँ पर यूरोप वाले क्षेत्र में आप पहुंच गए काला सागर पार करके। ठीक है, और दूसरा मार्ग क्या था आपका, दूसरा मार्ग जो अदन वाले क्षेत्र से होकर के आ रहा था, यहाँ पर देखो ये अदन वाला क्षेत्र है, या बाबल मंदेब की जल संधि हो गई। फिर उसके बाद आगे आए तो लाल सागर हुआ, लाल सागर पार करके आप यहाँ पर गए तो यहाँ पर देखो ये गल्फ ऑफ स्वेज हो गया, ये गल्फ ऑफ अकाबा वाला क्षेत्र हो गया। ऊपर की तरफ आए तो यहीं पर स्वेज नहर है, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर सिकंदरिया मिल गया, जिसको आप अलेक्जेंड्रिया बोलते हो। जेंड्रिया है बेटा, अलेक्जेंड्रिया प्रमुख बंदरगाह था बेटा, सिकंदर के नाम पर पड़ा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर भूमध्य सागर में आ गए, भूमध्य सागर से फिर आप इटली पहुंच जाओ, इटली से फिर आगे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पर रोमन साम्राज्य है पूरा, रोमन साम्राज्य का व्यापार हो रहा है। ठीक है बात, यहाँ पर मिस्र वाला साम्राज्य है बेटा। ठीक है बात, यहाँ पर फारस का साम्राज्य, यहाँ पर कौन सा साम्राज्य है बेटा, फारस का साम्राज्य। ठीक है, अब ऊपर की तरफ तिब्बत में आ जाओगे तो यहाँ पर सिनकियांग है, सिनकियांग प्रांत है, ये चीन का साम्राज्य हो गया। ऊपर की तरफ मंगोलिया का साम्राज्य हो गया। ठीक है बात, अब यहाँ पर अलग अलग आपके कलर से इसको दिखाया गया है। जैसे अगर आप अभी ने आपने समुद्री मार्ग देखा है बेटा, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ठीक है बात, जो आपने अभी देखा है ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ठीक है बात, अब देखो, अब आपको देखना है चीनी शासकों का जहां पर नियंत्रण था, तो ये आपके थोड़ा सा डार्क रेड से है, चीनी शासकों का नियंत्रण। ये देखो, ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र पर किसका नियंत्रण था बेटा, चीनी शासकों का नियंत्रण था। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा जैसे ब्लडी रेड पे आ जाओगे यहाँ पर, तो ईरान के फारस के शासकों का था। ये देखो, ये पूरा आपके फारस के शासकों का नियंत्रण वाला क्षेत्र हो गया। अब फारस के शासकों का नियंत्रण अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र आपके बैक्ट्रिया हेरात वाला क्षेत्र, यहाँ पर फारस का पूरा शासन है। ठीक है, ये पूरा फारस का शासन हो जाता है। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र में किसका शासन है बेटा, फारस का शासन देखने को मिल जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैप था जिसको एक बार आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, पीडीएफ आपके ऐप पर पड़ी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 6 वाले में जाकर के। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दें। कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप ऐप के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट को डाल दीजिए, चैनल है हमारा, इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, चैनल पर जाएंगे आप
वहां पर कोई भी मैं पोस्ट डालता हूँ उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप वहां पर मुझे डाल देंगे, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, आपके लिए हित के लिए बना रहा हूँ। तो आप अगर किसी प्रकार के कोई सुधार की अगर आवश्यकता महसूस करते हैं तो उससे जरूर अवगत मुझे करवाएं। जब आप मुझे अवगत करवाएंगे तभी मैं उसमें सुधार कर पाऊंगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे मैं मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं और मैं और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।